हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का। चैप्टर 7 द वॉयज। द वॉयज का मतलब क्या होता है? जब आप कभी समुद्र में शिप में ट्रैवल करते हैं तो उसे हम लोग वॉयज कहते हैं। तो ये जो कहानी है द वॉयज, ये लिखा गया है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन में। उनका जन्म जो हुआ था 1850, वो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बच्चों के लिए लिखे हैं, बच्चों के लिए। और जब जो छोटे बच्चे थे वो खुद भी कहानियाँ लिखते थे। उनकी कुछ किताबें हैं, जैसे कि आपका पेंटलैंड राइजिंग, ए पेज ऑफ हिस्ट्री, जो कि पब्लिश हुआ था 1666, जब वो सिर्फ 16 साल के थे। और फिर उन्होंने काफ़ी नॉन फिक्शनल कहानियाँ लिखी है। और जब उनका हॉबी था ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के दौरान जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया था, उसी के दौरान उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी थी। लेकिन सबसे उनकी जो रचना में सबसे कामयाब रचनाएं थी, नॉवेल्स जो थी, वो थी ट्रेजर आइलैंड्स, किडनैप्ड, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। तो ये जो कहाँ थे, वो ये जो 3 किताबें उनकी काफ़ी प्रचलित हुई थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हमारा 7th चैप्टर, जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, द वॉयज। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर फ्रॉम द पेज नंबर 67। So let us begin from page 67. This is an extract from Robert Louis Stevenson's 1883 novel Treasure Island. It is an adventure story about pirates and a long treasure. ये जो कहानी है आपका द वॉयज, ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने एक जो नॉवल लिखा था जिसका नाम था ट्रेजर आइलैंड, उससे लिया गया है। उसी कहानी को आपका एक चैप्टर कर दिया गया है जिसका नाम है द वॉयज। ये एक एडवेंचर स्टोरी है, मतलब कि एक अनयूजुअल, एक्साइटिंग, रोमांस से भरा हुआ। जब आप समुद्र में सफ़र करते हैं तो जो विभिन्न प्रकार की आप कठिनाइयाँ और जो ख़राब मौसम से आप प्रभावित होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने लिखा गया है। A young boy called Jim Hawkins finds a map to a hidden treasure and sets sail in search of it along with a group of men on a ship named Hispaniola. This is an account of the first few days of the voyage. तो ये जो कहानी है, इसके ऑथर का नाम है जिम हॉकिंस, जो उनको लेके ये कहानी बनाया गया है। वो एक हिडन ट्रेजर, हिडन माने छुपा हुआ खजाना की तलाश में वो समुद्र में वो आगे शिप में सेल करते हैं। उनके साथ बहुत सारे दूसरे क्रू मेंबर्स, मतलब कि जो शिप को संचालित करते हैं, बहुत सारे दूसरे आदमी भी उस शिप में थे। उस शिप का नाम था हिस्पानियोला। और ये जो कहानी आपका जो वॉयज है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों की कहानी इस स्टोरी में आपका दर्शाया गया है। चलो हम लोग तो कहानी को शुरू करते हैं। तो पहला पैराग्राफ, All that night we were in a great bustle, getting things stored in their place, and boat full of the squire's friends coming off to wish him a good voyage and a safe return. तो कहानी की जो शुरुआत होता है, जिसमें बताया गया है, सब कुछ रात में आपका हिस्पानियोला जो शिप है उसमें सब लोग बिजी थे अपने सामान को भर्ती करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और बहुत सारे व्यक्ति जो आए थे वहाँ पर, जो स्क्वायर्स के फ्रेंड्स थे, उन लोग वहाँ पर आए थे उनको बाय बाय करने के लिए, उनको गुड लक कहने के लिए, क्योंकि उन लोग एक अनजाने रास्ते में जा रहे थे, अनजाने हिडन ट्रेजर की तलाश में जा रहे थे। तो उन लोग को गुड विश और सेफ जर्नी करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति भी समुद्र के किनारे उनको वहाँ पर उपस्थित हुए थे। A little before dawn, the crew took their places and we were ready to sail. A little before dawn मतलब कि जब सूर्योदय के पहले, क्रू मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं शिप्स के, उनको बोला जाता है क्रू। सब लोग अपने अपने प्लेसेस को अपने ठीक कर रहे थे, अपने जगह अपने सामान को ठीक व्यवस्थित कर रहे थे। और जस्ट जो शिप है वो जब अभी निकलने ही वाला था। I might have twice as tired that I would not have left the deck. All was so new and interesting to me. The brief commands, the shrill note of whistle, the men bustling to their places in the glimmer of the ship's lantern. जो तुम्हारा जो
आई मतलब जिम हॉकिंस जो थे वो भी काफ़ी टायर्ड हो गए थे और वो चाहते तो जाके अपना सोचते थे, लेकिन जो इतना इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग इनका जो एक्सपीरियंस उनको लेना था, इसीलिए वो डेक मतलब कि फ्लोर ऑफ द शिप वो वहीं पे रह गए और वो वहाँ के जो नए नए इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हो रहे थे वो देख रहे थे। क्या क्या हो रहे थे ना, द ब्रीफ कमांड, जो कैप्टन जो कमांड्स दे रहे थे, जो दूसरे शिप के जो कर्मचारी थे जो कमांड दे रहे थे, द श्रिल नोट ऑफ द व्हिसिल, जो व्हिसिल जो बजा रहे थे बोट के मैन, उसको वो सुन रहे थे। द मैन बस्टलिंग टू द प्लेसेस इन द ग्लिमर ऑफ द शिप्स लैंटर्न, और जो व्यक्ति थे क्योंकि वो अभी जस्ट सूर्य उदय होने ही वाला था तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सब लोग अभी काफ़ी बिजी थे एक किसमें ना, जो शिप में जो लंटन की जो चमक में इधर उधर सब काम हो रहा था, मतलब कि अभी तक सूर्य उदय हुआ नहीं था। ये डॉन, सुबह का जो डॉन है उसका टाइम था। On the next paragraph, soon the sails began to draw and land began to flit by on either side. Before I could lie down to snatch an hour of sleep, the Hispaniola had begun her voyage to the isle of treasure. तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में ऑथर बता रहे हैं कि आपका जो हिस्पानियोला था वो निकल पड़ा था, वो किनारा छोड़ चुका था, और जो जिम हॉकिंस है उनको भी काफ़ी नींद आ रहा था, फिर भी वो क्योंकि एक्साइटिंग समुद्र का जो जर्नी होता है काफ़ी वो एक्साइटिंग हो रहे थे, एक खजाने की तलाश में जा रहे थे, तो काफ़ी कुछ एंथुजियाज्म उनके मन में था, तो नींद आ नहीं रहा था। फिर भी वो हिस्पानियोला जो था वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकल पड़ा था। उसने अपना किनारा छोड़ के वो जो आइसल ऑफ ट्रेजर और जो लॉस्ट ट्रेजर है उसकी तलाश में सारे के सारे लोग वो हिस्पानियोला में बैठ के आगे समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। Now next paragraph, I am not going to relate that voyage in details. That the ship was a good ship, the sailors were good seamen, and the captain thoroughly understood his business. तो जिम हॉकिंस कह रहे हैं कि वो पूरा डिटेल्स में स्टोरी को नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी है शिप में सब कुछ अच्छा था, और वहाँ के जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, और वो लोग अच्छे लोग थे। कैप्टन जो थे उनका ऑर्डर सब कोई सुन रहे थे और समझ रहे थे। जो उनका जो कारवा था वो सही सलामत आगे बढ़ रहा था आपका ट्रेजर आइलैंड की तरफ। बट बिफोर वी अराइव्ड एट ट्रेजर आइलैंड ए फ्यू थिंग्स हैड हैपेंड। तो लेकिन जब वो ट्रेजर आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी तरफ पहुंच रहे थे, उससे पहले जो समुद्र में जो यात्रा करते उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में आपके जिम हॉकिंस बता रहे हैं। मिस्टर एरो, एन ओल्ड सेलर एंड द शिप्स मेट टर्न्ड आउट टू बी इवन वर्स देन द कैप्टन हैड फियर्ड। तो हुआ क्या, एक आपका शिप्स मेट मतलब कि जो कैप्टन के नीचे का जो अवधि होता है, पौधा होता है, एक ऑक्यूपेशन, उसको बोलते हैं शिप्स मेट। तो वो कौन थे ना, मिस्टर एरो एक ड्रंकर थे, उनका शौक़ था ड्रिंकिंग करना, तो हमेशा वो हमेशा नशे में ही रहते थे। तो इसके लिए तो कैप्टन थे, उनका थोड़ा सा डर बना हुआ था कि क्योंकि वो कैप्टन के नीचे वाले ओहदा में थे, तो उनका एक महत्वपूर्ण कार्य था शिप में, तो इसीलिए कैप्टन डर रहे थे कहीं उनके कार्य में कोई बाधा ना पड़ जाए इस व्यक्ति के कारण। तो जो भी हो, he drank too much and the boatsmen did not obey him. We could never make out where he got the drinking. That was the ship's mystery. तो होता क्या है, जो आपके मिस्टर एरो है उन्होंने काफ़ी नशा कर लिया था, ड्रिंक कर लिया था, और सब लोग यही सोच रहे थे कि बोट में तो जो ड्रिंक है वो तो नहीं अलाउ नहीं हुआ था, लेकिन वो आया कहाँ से, है ना। तो एक टाइप का ये मिस्ट्री रह गया, मिस्ट्री मतलब कि पहली रह गया, कोई जान नहीं पाया कि मिस्टर एरो को ड्रिंक्स कहाँ से मिला शिप में। Watch him as we pleased, we could do nothing to solve it, and when we asked him to switch face, he would only laugh if he were drunk, and if he were sober, deny solemnly that he ever tasted anything but water. Finally, one dark night, when the sea was rough, he
disappeared. तो नशे में मिस्टर एरो का बात सुन के तो उन लोग वहाँ के जो कर्मचारी हैं खुश हो रहे थे, लेकिन उनका बात कोई भी नहीं सुन रहे थे। तो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा कैप्टन को महसूस भी हो रहा था। हला जब उनको पूछते हैं कि आपने को ड्रिंक्स कहाँ से मिला, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं ड्रिंक मैंने नहीं किया है, तो खाली मैंने पानी पिया है और पानी से ही मेरे को नशा हो गया है। फाइनली वन डार्क नाइट व्हेन द सी वाज रफ द डिसअपियर्ड। फिर क्या हुआ, एक रात को एक काली रात को वो व्यक्ति जो मिस्टर एरो थे वो सब तुम्हारे बोट से गायब हो गए। हो सकता है कि वो नशे की हालत में बोट से गिर गए होंगे पानी में, समुद्र में। और तो क्योंकि नशे में व्यक्ति क्या करता है उनको तो पता नहीं चलता, तो वो जिससे हो सकता है मिस्टर एरो के साथ कुछ बुरा हो गया होगा। तो जो भी हो, तो अभी वो तो बोट में है नहीं, और उनका जो ओहदा है मेट का ओहदा, वो किसी न किसी को तो उस ओहदे को, उस कार्य को करना ही है। तो क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। But there we were without a mate, and it was necessary, of course, to promote one of them. The boatswain Job Anderson was the likeliest man abroad, and through there he kept the whole title. He served in a way as mate, Mr. Trelawney, and being a ship's officer, and his knowledge made him very useful. And Israel Hands was a careful, old, experienced seaman who could be trusted with almost anything. तो जब तुम्हारे मिस्टर एरो वो आपके बोट से गायब हो गए, तो कैप्टन को फिर उनका जो कार्य को संभालने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति चाहिए था। तो उन्होंने तुम्हारा जो बोट्सविन, ये भी एक टाइप का ओहदा है जो लोग शिप में काम करते हैं, जो कि थे मिस्टर जॉब एंडरसन। वो भी बहुत लाइकिस्ट, मतलब कि सब लोग उनको लाइक करते थे, वो जो लोग बोट में थे। तो उन्होंने ये जो मेट का ओहदा संभाला, साथ में अपना काम भी, उन्होंने बोट्समैन का काम भी किया और मेट का काम भी किया। और जो मिस्टर ट्रेलावनी थे, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस शिप के ऑफिसर थे। उनका भी जो नॉलेज था काफ़ी अच्छा था, और उनका जो एक्सपीरियंस और तुम्हारे जो उनके जो नाविक है, वो जो हिस्पानियोला के जो कर्मचारी थे, उनके लिए बहुत यूज़फुल कार्यरत हो रहा था। एंड जो इसराइल हैंड्स थे, उनका भी वो भी बहुत केयरफुल थे। इस जर्नी के दौरान वो भी काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे, एक्सपीरियंस्ड भी थे। तो उन पर भी भरोसा किया जा सकता था। फिर क्या, और कौन थे? ही वॉज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ लॉन्ग जॉन सिल्वर, एंड सो द मेंशन ऑफ हिज नेम लीड मी ऑन टू स्पीक आवर शिप्स वन लेग्ड कुक, लॉन्ग जॉन, और बारबेक्यू एज द मैन कॉल्ड हिम। तो और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉन्ग जॉन सिल्वर, वो भी बुक इस वोयाज के में उपस्थित थे। तो उनका जो रूपरेखा था वो किस तरह था, वो उनका एक पैर नहीं था, और वो बैसाखी के सहारे चलते थे। लॉन्ग जॉन, उनको लोग जो थे वो लॉन्ग जॉन या फिर बारबेक्यू के नाम से जानते थे या बुलाते थे शिप में। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। Aboard the ship, Barbecue carried his crutch by a strap around his neck to have both hands as free as possible. ऐसे तो जो बारबेक्यू थे वो बहुत बैसाखी जो कि उनका एक पट्टे से बंधा हुआ था, जो कि गले के सहारे में लटका हुआ था। तो इसी कारण क्या होता था, उनका जो दोनों हाथ था वो फ्री हो जाते थे। नहीं तो ऐसा होता क्या कि लोग जो लंगड़े होते हैं उन लोग बैसाखी के एक हाथ को सपोर्ट दे के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दोनों हाथ को फ्री कर दिए थे और बैसाखी को एक बेल्ट के सहारे अपने गले में उन्होंने बांध रखा था, जिसके कारण वो चल पा रहे थे। ऑल द क्रू रेस्पेक्टेड एंड इवन ओबेड हिम, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने भी शिप के कर्मचारी थे, सब कोई उनका आदेश वगैरह पालन करते थे। टू मी ही वॉज ऑलवेज काइंड एंड ग्लैड टू सी मी इन किचन, एंड ही केप्ट एज क्लीन एज ए न्यू पिन द डिशेस हैंगिंग अप burnished, and his parrot in a cage in one
कॉर्नर। तो ज़्यादातर उनका जो काम था जो था वो किचन में वो काम करते थे और एक रसोइया थे। और जो ये जो जिम हॉकिंस है उनके साथ भी उनका अच्छा टाइम पास जो वो होता था, मतलब कि अच्छी जब वो जिम हॉकिंस उनके पास जाते थे तो वो उनसे बतियाते बात वगैरह करते थे उनके किचन में। तो कि जो उनका किचन भी था जो बारबेक्यू का वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा था, वहाँ पे थोड़ी भी गंदगी नहीं थी। जो बर्तन वहाँ पर लटक रहे थे वो भी बर्निश्ड, मतलब कि चमक रहे थे, मतलब अच्छी तरह पॉलिश्ड होके उनको अच्छी तरह घिस के साफ़ करके चमका के उन्होंने रखा था। और उनका एक तोता था जो कि एक कोने में उस किचन के कोने में वहाँ पर लटका हुआ था। कम अवे जिम हॉकिंस ही वुड से, कम एंड हैव ए चैट विथ मी माय सन। तो फिर उन्होंने आपका जो बारबेक्यू ने जिम हॉकिंस मतलब कि ऑथर को जिम हॉकिंस को आवाज़ दिया कि आओ मेरे साथ बैठो और सुनो आगे का क्या क्या न्यूज़ है, आओ मेरे साथ टाइम बैठ के हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। हेयर्स कैप्टन फ्लिंट, आई कॉल माई पैरट कैप्टन फ्लिंट। तो वो बोलते हैं इनसे मिलो, ये है कैप्टन फ्लिंट। कैप्टन फ्लिंट मतलब कि अपने तोता का जो नाम है उन्होंने जो पैरट है उसका नाम दिया था कैप्टन फ्लिंट। I call my parrot Captain Flint after the famous pirate. Here's Captain Flint predicting success to our voyage. Weren't you, Captain? तो फिर उन्होंने जो बारबेक्यू ने अपने तोते का नाम जो है वो कैप्टन फ्लिंट क्यों रखा था, क्योंकि वो एक पायरेट, एक समुद्री डाकू, पायरेट मतलब कि समुद्री डाकू, उनके नाम पे ये नाम उस तोते को रखा था। और वो भी तोते को अपना पूछते हैं क्या हम लोगों का जो आगे का जो वॉयज है और जो हम लोग का ट्रैवलिंग है वो कैसा रहेगा, क्या वो सक्सेस होगा, क्या उन लोगों को ट्रेजर मिलेगा, क्या उनका सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। वो अपने तोते से भविष्य जानने के लिए थोड़ा बहुत इच्छुक होते हैं। एंड द पायरेट वुड से वेरी रैपिडली, और तोता बदले में क्या बोलता है, पीसेस ऑफ एट till you wonderful that it was not out of breath or till John threw his handkerchief over the cage। और वो फिर बोलता ही रहता है पीसेस ऑफ एट, है ना। तो आप समझ भी नहीं पाते हो उसका क्या कहना है, वो बिना रोके टोके बिना सांस लेते हुए ये दोहराता जाता है। लेकिन जब तक कि आपका जो जॉन है वो उस पर एक हैंडकरचिप उसके केज पे उसको ढाँक नहीं देता, जब तक ढाँक देने से वो चुप हो जाता था। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ रही थी। तो क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। ऑन द जर्नी वी हैड सम रफ वेदर विच ओनली प्रूव दैट व्हाट ए फाइन शिप द हिस्पोनिया वाज। तो जर्नी जो समुद्र में हो रहा था, समुद्र में जानते हो काफ़ी मौसम ख़राब होता है, तूफान आता है, तूफान आंधी आती है, आंधी टाइप का मौसम। तो लेकिन जो उनका जो शिप था हिस्पानियोला वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिप था, जो कि सारे के सारे जो समुद्र में जो वेदर ख़राब हो रहे थे उस सब से वो निपट के आगे बढ़ रहा था। जितनी कठिन रास्तों को भी वो हिस्पानियोला बिना कोई उलझन के आगे पलटाते हुए उस खराब मौसम कोई भी ख़राब मौसम में आगे की तरफ वो ट्रेजर आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए जा रहा था। तो every man on a board seemed happy and I believe no ship's company was ever treated so well। तो जितने भी लोग थे तुम्हारे उस शिप में वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि इतना लोगों को जो एंथुजियाज्म और खुशी कोई दूसरे शिप में मिलता होगा जो उनके शिप में था। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक एंड इफ द स्क्वायर हैड इट वाज एनी बबल्स बर्थडे देयर वुड बी ए बैरल ऑफ एप्पल्स ओपन फॉर एनीवन टू टेक फ्रॉम इट। तो जो उनके जो कैप्टन थे वो भी बहुत अच्छे थे। जब तुम्हारे उनके जो कैप्टन कब सुनते हैं कि आज किसी का बर्थडे है, जब स्क्वायर सुनते हैं कि आज किसी कर्मचारी का बर्थडे है, तो वो क्या करते हैं, जो एप्पल्स का जो बैरल है वो खोल देते हैं, लोगों को खाना पीना जो है वो पूरा बांटने लगते हैं, और बोट में जो है एंजॉयमेंट और मस्ती शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेवर न्यू एनी गुड टू कम ऑफ इट ट्रीटिंग सीमैन सो वेल द कैप्टन सेड स्पॉयल देम एंड यू मेक डेविल्स दैट्स माय बिलीफ। तो
जो कैप्टन है वो कहते हैं हमको पता नहीं, नेवर न्यू एनी गुड टू कम ऑफ इट, पता नहीं इस जर्नी का आखिरी अंत क्या होगा, क्या उनको ट्रेजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि क्या होने वाला है, ये तो उनको पता नहीं। लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि अभी जो हमारा खाना पीना है, जब कोई बर्थडे वगैरह आता है तो वो बोलते हैं खाओ पियो और मस्ती करो, है ना। तो वो इस टाइप से अपने कर्मचारियों को भी उत्साहित करते हैं, उनके साथ उनके दुख सुख में काम में आगे बढ़ते हुए जर्नी करते हुए वो ट्रेजर आइलैंड की तरफ बढ़ते जाते हैं। बट गुड डिड कम ऑफ द एप्पल बैरल्स एंड दिस वाज हाउ इट केम अबाउट, है ना। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, तुम्हारा जो ये एप्पल बैरल में से एक अच्छा घटना घटी, तो इसके बारे में आगे बताया गया है। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ आवर वॉयज, sometime that night or at the latest before noon of the next day we should sight the treasure island. We had a steady breeze and a quiet sea. The Hispaniola rolled steadily. Everyone was in the bravest spirit because we were now so near an end of the first part of our adventure. तो क्या होता क्या है, जब तुम्हारा लास्ट डे, जब तुम्हारा ये वॉयज ख़त्म हो रहा है, उससे थोड़ा वो नाइट को और जब वो शिप बढ़ते हुए नून तक पहुंचता है तो दूर से ही वो ट्रेजर आइलैंड का जो झलक है वो दिखाई दे रहा होता है। तब समुद्र का वातावरण कैसा होता है, थोड़ा हल्का हल्का ब्रीज मतलब हल्का हल्का हवा चल रहा होता है, और जो सी है वो काफ़ी शांत होता है। कोई भी मौसम जो है मतलब कि बहुत क्लियर होता है, मौसम बहुत अच्छा है, और उसमें उन लोग वो ट्रेजर आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। द हिस्पानियोला रोल्ड स्टेडीली, जो हिस्पानियोला है जो उनका शिप है वो धीरे धीरे वो आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है। सब लोग का जो स्पिरिट मतलब कि एंथुसियाज्म मन में जो वो बहुत ब्रेवेस्ट मतलब कि सब लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ बस ट्रेजर हमको मिलने वाला है। सब लोग का चुनौतीपूर्ण हिसाब से उस ट्रेजर आइलैंड में उतरेंगे और आगे जाके उस ट्रेजर को पाना है, ये सोचते हुए सब लोग हिस्पानियोला में बैठे हुए उस ट्रेजर आइलैंड की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। एक टाइप का एडवेंचर होता है, एक टाइप का साहसिक मूवमेंट होता है। जस्ट आफ्टर सनसेट व्हेन ऑल माय वर्क वाज ओवर एंड व्हाई आई वाज ऑन माय वे टू माय बर्थ आई वांटेड एन एप्पल। तो जो भी हो, जिससे वो पहुँचते पहुँचते तुम्हारा शाम हो जाता है, सन जो है सूर्य अस्त हो जाता है, तो तुम्हारा जो जिम हॉकिंस को उसको एक एप्पल चाहिए होता है, तो इसीलिए वो जो एप्पल बैरल है वो उसकी तरफ बढ़ता है। सिंस देयर वेर हार्डली एनी एप्पल्स लेफ्ट आई गॉट इनटू द एप्पल बैरल टू लुक फॉर मी। लेकिन जब वो एप्पल बैरल के पास पहुंचता, देखा कि उसमें कोई भी एप्पल बचा नहीं होता। तो क्या होता है, वो जो बड़ा बैरल होता है, बैरल मतलब करीब कि 200 या 400 लीटर का बड़ा बर्तन, कैन, बड़े बड़े डब्बे, तो उसके अंदर वो घुस जाता है कि बाई चांस उसमें एक एप्पल बचा हुआ, क्योंकि अंधेरा हो गया होता है तो दिखाई नहीं दे रहा, तो बाई चांस वो बैरल में घुस के अगर उसको एप्पल मिल जाए तो इसी तलाश में वो बैरल के अंदर घुस जाता है। तो होता क्या है, but sitting down there in the dark with the rocking movement of the ship, I had either fallen asleep or was on the point of doing so when a heavy man sat down with a glass close by. तो होता क्या है, तुम्हारा जो जिम हॉकिंस है वो बैरल के अंदर बैठ जाते हैं, और तुम्हारा जो शिप है वो रॉकिंग मूवमेंट मतलब थोड़ा स्पीड से बढ़ते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है ना। तो उसी दौरान तुम्हारा हल्का तुम्हारा जो जिम हॉकिंस है उनको नींद आ रहा होता है, मतलब वो शायद ही वो सोने जा रहा था, मतलब किसके अंदर, वो बैरल के अंदर। तभी एक व्यक्ति एक हैवी मतलब कि भारी भरकम व्यक्ति उसके पास में आकर और वहाँ पर बैठता है। द बैरल शुक एज ही लर्न हिज सोल्जर अगेंस्ट इट। तो जब वो बैठता है तो उसका एक हाथ वो उसी बैरल के अंदर रखता है जिसके अंदर जिम हॉकिंस थे, और जब बैठता है तो थोड़ा वो हिल जाता है, शुक हो जाता है। एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू जंप अप व्हेन द मैन बिगन टू स्पीक, है ना। और तभी जो तुम्हारे जिम हॉकिंस है वो बिना कुछ उससे कूदने बैरल से निकलने ही वाले थे, तभी वो भारी भरकम व्यक्ति जो उन्हें बोलना शुरू किया।
It was Silver's voice, and before I had ever heard a dozen words, I would not have shown myself for all the world, but lay there trembling and listening in the extreme of fear and curiosity. For from these dozen words, I understood that the lives of all the honest men abroad depend upon me alone. तो होता क्या है, जब वहाँ पर वो बैरल के अंदर बैठे होते हैं तो वो निकल के जाने ही वाले होते हैं तब की, तो जो व्यक्ति अगर वहाँ जब बैरल के पास बैठा है वो कौन थे ना, वो जॉन सिल्वर थे। जॉन सिल्वर कौन, वो जो कुक, उनका जो कुक थे बारबेक्यू, वो आगे वो बात करना शुरू करते हैं। जब वो बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स, वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं जिसके कारण जिसको सुनकर तुम्हारा जो हॉकिंस है वो थोड़ा ट्रेमलिंग मतलब थोड़ा कांप भी जाते हैं, और वो थोड़ा बहुत उनको डर भी लगा रहता है कि वो सब सुनते हैं कि जब तुम्हारा सिल्वर बोलते हैं कि पूरा जर्नी जो है किसके लिए किसके कारण हो रहा है ना, तुम्हारा जो जिम हॉकिंस उसके लिए ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही वो ट्रेजर आइलैंड का जो मैप है उन्होंने दिखाया था, उसी कारण वो कैप्टन राजी हुए थे। बाकी क्रू मेंबर्स वगैरह जो है उनको प्रिपेयर किया गया था, जर्नी शुरू हो गया था, उन लोग ट्रेजर आइलैंड के करीब पहुंच ही गए थे, है ना। तो सब कुछ जो डिपेंड था वो किसके ऊपर था ना, तुम्हारा जिम हॉकिंस, क्योंकि जो नक्शा था वो जो ट्रेजर आइलैंड का नक्शा था वो किसके पास था, वो छुपा हुआ खजाना का नक्शा किसके पास था ना, जिम हॉकिंस। तो सब लोग का जो वो जिम हॉकिंस थे जो थे वो एक ऐसे कैरेक्टर थे जो सबके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनके बीच का वो महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे, क्योंकि अगर वो नक्शा के कारण अगर उनको खजाना मिल जाता है तो सब उसका कि आने वाले उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशमय हो जाएगा। तो सब लोग काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहे थे जिम हॉकिंस के उसी खजाने के नक्शे के ऊपर कि आगे क्या होने वाला है। तो तुम्हारे इस चैप्टर में यहीं तक बताया गया है। तो लेट अस आई एम कंप्लीटिंग दिस स्टोरी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वगैरह ग्रामर वगैरह आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।